चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अलाउंस हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या है? कहते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव बाय द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई इज फुली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, किस लिए? एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है जी। अब वो मूवीज़ में जा सकते हैं, जो भी आपको जहाँ पसंद है वो अपनी मर्जी से पैसा वो वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। कहते हैं अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है वो क्या हो जाएगा, सॉरी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है वो क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला है एंटरटेनमेंट अलाउंस तो क्या हो जाएगा? वो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो होगा एग्जाम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग के लिए कितनी प्रोविजन है? 3 प्रोविजन है, सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोविजन है एंटरटेनमेंट अलाउंस की, जो क्या है? एग्जाम्प्ट। तीनों में से जो अमाउंट लीस्ट होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी एग्जाम्प्ट। बाकी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। अब क्या है? नंबर 1 अमाउंट रिसीव। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है। दूसरा ₹5000। नंबर 3 20% ऑफ बेसिक सैलरी। राइट? रुपीज अमाउंट रिसीव, ₹5000 और 20% ऑफ बेसिक सैलरी। जो आपकी बेसिक सैलरी है उसका 20%, विच एवर इज लेस जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल था। एंटरटेनमेंट अलाउंस नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली टैक्सेबल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग कितना? जितना पैसा मिला है। अमाउंट रिसीव तो ऑलमोस्ट सभी में लगा के चलिए होगा ही होगा। अमाउंट रिसीव, नंबर 2 ₹5000, तीसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी। राइट? तो अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो जाएगा। अब आगे है छोटे छोटे अलाउंसेज हैं, आप फटाफट करेंगे थोड़ी सी तेजी से। ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस कितना है? एग्जाम्प्ट अप टू ₹200। 200 रुपये तक एग्जाम्प्ट है आपको। ठीक है जी, 200 रुपये तक एग्जाम्प्ट है और रिमेनिंग क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। माइनिंग या अंडरग्राउंड अलाउंस जो है वो एग्जाम्प्ट हमारे को कितना है? 800 रुपये पर मंथ तक। 800 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है, रिमेनिंग टैक्सेबल है। आइलैंड ड्यूटी अलाउंस ये कितना है? 3250 तक एग्जाम्प्ट है। उसके बाद है हमारा फील्ड एरिया अलाउंस। फील्ड एरिया अलाउंस कितना है? एग्जाम्प्ट 2600 तक, अप टू 2600 एग्जाम्प्ट है, रिमेनिंग टैक्सेबल है। बॉर्डर या रिमोट एरिया अलाउंस कितना है? 200 से 1300 रुपये पर मंथ तक एग्जाम्प्ट है। अब 200 से 1300 का मतलब क्या है? ये कहते हैं डिपेंड करता है किसके ऊपर? जगह के ऊपर। जगह के ऊपर डिपेंड करता है, जगह के हिसाब से एग्जाम्शन होगी। इसका मतलब है आपको ये पेपर में बॉर्डर या रिमोट एरिया अलाउंस नहीं आने वाला, क्योंकि आपको यह बताया होगा, क्वेश्चन में बताया होगा कि कौन सा एरिया है और उस एरिया में एग्जाम्शन कितने तक है। ठीक है जी। तो कुल मिला के ये हमारे अलाउंसेस थे। ठीक है जी, ये अलाउंसेस थे जो पार्टली एग्जाम्प्ट है, पार्टली टैक्सेबल है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे? नंबर 1 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना एग्जाम्प्ट है? 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितने चाइल्ड के लिए? 2 चाइल्ड के लिए। दूसरा हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस कितना है? 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड के लिए। तीसरा अलाउंस हमारा क्या था? एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना एग्जाम था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जाम था। अमाउंट रिसीव ₹5000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, विच एवर इज लेस एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुली टैक्सेबल। राइट? ये 3 हमारे सबसे पहले वाले इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप एक बार रीडिंग तो जरूर करनी है, पर इतने खास इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी तक हमने कुल मिला के 4 कैटेगरी के अलाउंस करे, 4 कैटेगरी के अलाउंस करे। नंबर 1 फुली एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट 4 लोगों का था। नंबर 2 फुली टैक्सेबल। फुली टैक्सेबल में क्या था? डीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस और इस टाइप के अलाउंसेस जो थे हमारे फुली टैक्सेबल की कैटेगरी में। नंबर 3 हमारे 6 अलाउंसेस थे जो एग्जाम्प्ट थे अप टू अमाउंट स्पेंट तक, और या फिर आप क्या कह सकते थे? एग्जाम्प्ट विच एवर इज लीस्ट। लीस्ट मतलब अमाउंट स्पेंट और अमाउंट रिसीव, विच एवर इज लेस एग्जाम्प्ट।
चौथा और लास्ट कैटेगरी जो हम कर रहे थे, एग्जम्प्ट, कहाँ तक, पार्टली एग्जम्प्ट पार्टली टैक्सेबल, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। पहले ये एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको, अब ये एग्जाम्पल बार बार आपको सुनने को आ गई, पिछले चैप्टर में भी, रेजिडेंशियल स्टेटस में भी, और इस चैप्टर में भी आपको सुनने को आ गई, ठीक है जी। अब इसमें है क्या, अभी अभी हमने मिस्टर ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेफ्ट इंडिया ऑन 1 Feb 2019। कहते एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सर्व कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है जी, वो लेफ्ट कर गया इंडिया ऑन 1 Feb 2019 को, ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है जी, इसलिए क्योंकि उसकी ट्रांसफर कहाँ पे हो गई है, ऑस्ट्रेलिया में हो गई है। ही डिड नॉट विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920, ठीक है जी, वो क्या है, विजिट नहीं कर पाया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 में, ठीक है। ही हैज़ रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। अब उसको क्या है, अब देखिए वो ट्रांसफर कब कर गया, लेफ्ट कर गया इंडिया को, कौन सी डेट को, 1 फरवरी 2019 को, मतलब हमारा जो प्रीवियस ईयर है 1920 कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक होता है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, ठीक है जी, इस डेट के अंदर अंदर, ठीक है जी, फॉल करता है। अब इस डेट से पहले ही वो क्या है, 1 फरवरी 2019 को इंडिया छोड़ के चला गया परमानेंटली। अब वो इंडिया तो आया नहीं, इसका मतलब, अब देखिए अभी अभी आपने ताज़ा ताज़ा रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर किया, रेजिडेंशियल स्टेटस में पहले आप बेसिक कंडीशन देखते थे, बेसिक कंडीशन में कौन सी थी, 2 कंडीशन, बेसिक कंडीशन में आपकी 2 कंडीशन थी, नंबर 1 182 डेज असेसी स्टे करा है इंडिया में, या फिर दूसरी कंडीशन क्या थी, 60 और मोर देन 60 इन रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, और इससे पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 और मोर डेज। अब ना ही वो यहाँ पर प्रीवियस ईयर देखा जाए 19-20 में, प्रीवियस ईयर 1920 में ना ही वो 182 डेज रहा है, ठीक है जी, वो तो एक दिन भी नहीं रहा, इसका मतलब सॉरी बच्चों, 1920 में 182 डेज नहीं रहा। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, 60 या मोर देन 60, 60 या 60 से ज़्यादा डेज कहाँ पे रहा है, इंडिया में। अब 60 डेज भी नहीं रहा, इसका मतलब वो क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट। अब इस कैटेगरी में ए जो है क्या है, नॉन रेजिडेंट है, ठीक है जी, याद रखना बच्चों। सबसे पहले बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी टैक्सेबल है जी, बिल्कुल हमने पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या अपना सॉरी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उसको क्या है, बाहर भेजा गया है, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो टैक्सेबल हो जाएगी, अलाउंसेज और परक्विजिट एग्जम्प्ट हो जाएंगे, राइट। अब उसको बेसिक सैलरी मिल रही है, वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। उसके बाद फॉरेन अलाउंस क्या हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन एफडी इन इंडिया, अब इनकम क्या है, एक्रू हो रही है इंडिया में, इनकम एक्रू हो रही है, और हम मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन एफडी इंडिया में है, रिसीव भी मान लो हम, अगर हम माने इंडिया में चाहे बाहर, दोनों केसेस में टैक्सेबल तो होनी ही होनी है, इसलिए 1 लाख रुपये इंटरेस्ट ऑन एफडी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है जी। नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन एफडी इन ऑस्ट्रेलिया, अब एफडी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, बंदा जो मिस्टर ए है वो कहाँ पे बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में, इनकम एक्रू भी बैंक कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। अब बैंक ऑस्ट्रेलिया में, एक्रू इनकम ऑस्ट्रेलिया में, रिसीव ऑस्ट्रेलिया में, बंदा वो ऑस्ट्रेलिया का मतलब इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, दूसरा इनकम भी अर्न वहाँ पे है, रिसीव भी वहाँ पे, तो इसका मतलब है नॉन रेजिडेंट के केस में नहीं, सिर्फ आरओआर के केस में टैक्सेबल होनी थी, पर ए जो है वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है, इसलिए टैक्सेबल नहीं होगी, यहाँ पर नहीं आएगी, राइट। उसके बाद है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन श्रीलंका, अब बंदा कहाँ का इस टाइम,
ऑस्ट्रेलिया का, इंडिया का तो है नहीं क्योंकि इंडिया का नॉन रेजिडेंट है वो। इनकम कहाँ पे अर्न हुई है? श्रीलंका पे। अब श्रीलंका क्या जौन सी मर्जी कंट्री में वो पैसा कमाए, हमें क्या, हमारे को तो वो टैक्स देगा ही नहीं ना। अगर इंडिया में इनकम अर्न होती है, रिसीव होती है, फिर वो टैक्सेबल करेगा इंडिया में, राइट। अब श्रीलंका में पैसा कमाए, चाहे जापान में कमाए, चाहे इंग्लैंड में कमाए, हमें क्या, क्योंकि हमारे यहाँ तो टैक्सेबल ही नहीं होना। ठीक है जी, इसलिए ये 2 लाख रुपए एग्रीकल्चर इनकम श्रीलंका में हुई है, वो भी हमारे को टैक्सेबल नहीं होगी, मिस्टर को टैक्सेबल इंडिया में नहीं होगी। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम हुई है इंडिया में। अब आपको पता है इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम तो उसने कमा ली, पर इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? फुली एग्जम्प्ट, इसलिए ये भी टैक्सेबल नहीं होने वाली। तो कुल मिला के 5 लाख एक और 1 लाख एक, कुल मिला के 6 लाख रुपए इनकम हमारी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल थी। ठीक है जी, इसमें बहुत सारे पॉइंट भी कवर हो गए आपके। पिछला चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस भी कवर हो गया, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाला हमने पढ़ा था वो वाली प्रोविजन भी हो गई। अलाउंसेस जो एग्जाम थे उसका पॉइंट भी इसमें क्लियर हो गया। ठीक है जी, और रेजिडेंशियल स्टेटस के जो एक्रूअल रेजिडेंट वाला स्टेटस था वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है जी, अब आइए हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस की तरफ, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अलाउंस की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को जो फिक्स पेमेंट करी है, एम्प्लॉयर ने जो एम्प्लॉय को फिक्स पेमेंट करी है, किस लिए करी है? कि ये लो पकड़ो 2,000 रुपये, ये लो पकड़ो 5,000, 10,000, जो भी एम्प्लॉयर अपनी जेब से पैसा देता है, वो कहता है कि भैया आपको जहाँ पर भी रहना है, होटल में रहना है, चाहे घर पे रहना है, कहाँ पर भी रहना है, ठीक है जी, आप रह लीजिए, हमारी तरफ से इतनी पेमेंट आपको मिलेगी। ठीक है जी, हमें कोई अब लेना देना नहीं है, आप कहाँ पे रहते हो, कहाँ पे रहना चाहते हो, आप अच्छे एरिया में रहो, बुरे में रहो, जहाँ मर्जी रहो, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, हमारी तरफ से आपको इतना पैसा कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक, अब चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसको जो हाउस एंड अलाउंस है एग्जम्प्ट होगा लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने पढ़ा था एचआरए, कोई भी अलाउंस है वो एग्जम्प्ट कैसे होगा, टैक्सेबल कैसे होगा? अमाउंट रिसीव माइनस एग्जम्प्ट, रिसीव माइनस एग्जम्प्ट। अब हम एचआरए की एग्जम्पशन निकालेंगे। एग्जम्पशन कैसे आएगी? एग्जम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें 3 पॉइंट है। नंबर 1 अमाउंट रिसीव, जो एचआरए आपको रिसीव हुआ। नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। नंबर 3 40 या 50% ऑफ सैलरी, सैलरी का 40 या 50%, राइट, सैलरी का 40 या 50%। अब 40 कब होगा सैलरी का? नॉन मेट्रो सिटी में। 50% सैलरी का कब होगा? जब एम्प्लॉई कहां पर है? मेट्रो सिटी में बैठा है। ठीक है जी, तो तीनों में से जो लीस्ट अमाउंट होगी वो हो जाएगी एग्जम्प्ट। क्या प्रोविजन थी? नंबर 1 अमाउंट रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 40 या 50% ऑफ सैलरी। 40% कब होगा? जब कहाँ पे एसएससी है, एम्प्लॉई कहाँ पर है? नॉन मेट्रो सिटी में। 50% कब होगा? जब वो मेट्रो सिटी में है, राइट। ठीक है जी, अब इसमें से कौन सा पॉइंट आपको नहीं पता, इसमें आपको कंफ्यूजन लग रही है? सर एक तो सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, सैलरी का मतलब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो हम जानना चाहते हैं। तो ठीक है बच्चों, पहले आपको उसके बारे में ही बता देते हैं। सैलरी में क्या क्या आता है? ये 3 चीजें आती हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए एंटर, डीए एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब जो डीए का पोर्शन है, डीएनएस अलाउंस क्या होता है? महंगाई भत्ता। डीए का जो पोर्शन है इसके लिए रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन के लिए ऐड किया जाएगा, वो वाला पोर्शन हम यहां पर लेंगे। डीए एंटर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूं। जो डीए डीएनएस अलाउंस हम ऐड करते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट की कैलकुलेशन के लिए। अब रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? कब एम्प्लॉई आपको पता है जब रिटायर होता है उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती है, लीव इनकैशमेंट और कुछ चीज़ें और मिलती हैं। अब उसकी कैलकुलेशन के लिए डीए का पोर्शन जो लिया जाएगा, ठीक है, उसको डीए एंटर बोलते हैं। ठीक है जी, इसलिए अब
वापस आते हैं एचआरए में कौन कौन सी 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1 सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर अचीव बाय एसएससी। कमीशन ऑन टर्नओवर ऑन द फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब ये क्या है, कमीशन 2 तरीके की होती है बच्चों। कमीशन बच्चों 2 तरीके की होती है। एक होती है फिक्स कमीशन। फिक्स कमीशन मतलब आपको बोला जाता है कि अपने आपके एम्प्लॉयर द्वारा कि बेटा आपको 5,000 रुपये पर मंथ कमीशन मिलेगी। वो ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर नहीं है, वो फिक्स कमीशन है। एक टर्नओवर होती है, वो कहते हैं कि आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी और जितनी हमारी सेल करवाओगे ना उसका 1% कमीशन अलग से मिलेगी। बेसिक सैलरी इतनी मिलेगी प्लस आपको कमीशन 1% सेल का मिलेगी। मतलब जितनी हमारी सेल करवा के दोगे ना उसका 1% कमीशन आपको अलग से मिलेगी। तो वो क्या हो जाएगी, कमीशन ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज ऑन कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है जी। तो ये 3 चीजें सैलरी की कंपटीशन के लिए आएंगी, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। ठीक है जी। दूसरा वर्ड मेट्रो, नॉन मेट्रो। मेट्रो सिटी में कौन सी आती है, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ये मेट्रो हमारी सिटी आ जाती हैं। अब नॉन मेट्रो, इफ हाउस इज टेकन ऑन रेंट इन एनी अदर सिटी, इनके अलावा कोई और सिटी में अगर आपने घर लिया है वो आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकुलेशन के लिए है। फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। इफ देर इज एनी चेंज इन द फॉलोइंग फैक्टर देन एग्जाम्पशन शैल बी वर्कड आउट ऑन मंथली बेसिस। क्या होगा अगर इन फैक्टर्स में चेंज आया, इन चीज़ों में चेंज आया, तो आपकी जो सैलरी की कैलकुलेशन है ना वो एनुअल की जगह मंथली बेसिस पे कन्वर्ट होगी। वो कब, मान लो आपकी सैलरी चेंज हो गई। अब देखो यहाँ पे प्रोविजन क्या थी, सिंपल सी बात है, कुछ लर्न करने की जरूरत भी नहीं होती ऐसी चीज़ों बड़ी। आप शुरू से देख लेना, मैं जो है अपनी तरफ से अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि मेरी आदत क्या होती है हमेशा, चाहे आप मेरे दूसरे सब्जेक्ट अपने अगर आपने कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या एफएमएसएम वगैरह आपने कुछ परचेज किया है उसमें अपने सभी सब्जेक्ट में देखा होगा कि मेरी कोशिश होती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिंपलीफाई करके समझाया जाए और इस तरीके से या फिर समझाया जाए जो क्या है उसको लंबे समय तक याद रहे, ना कि कॉम्प्लिकेटेड तरीके से या फिर इतना ज़्यादा बता दो बच्चों को कि वो रिटेन ही ना कर पाए। क्योंकि देखो आप भी इंसान ही हो, आपको पेपर में एग्जाम के लिए इतना प्रिपरेशन करके जाना चाहिए जितना आप उसको रिटेन कर पाओ। ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा पढ़ी जाओ, पेपर के टाइम पे जब आपको रिवीजन करने का टाइम हो तो आपको समझ ही ना लगेगी यार मैंने पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो उतना की पढ़िए और जितना पढ़ा है चाहे आप अपने सीनियर से कंसल्ट करके देख लीजिए जो अब प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो आपको यही गाइडेंस देगा बेटा जितना पढ़ना है उतना का पढ़ना कि वो बार बार रिपीट करके आप रिवाइज कर सको। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो जब बहुत ज़्यादा पढ़ा है पर आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी आपको फ़ायदा नहीं मिल पाया। ठीक है जी। अब ये फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा था कि ये फैक्टर्स कौन से हैं जिनके बेस पर सैलरी चेंज होती है मंथली बेसिस पर कैलकुलेट होती है, वो कौन से फैक्टर है। देखो हमने 3 प्रोविज़न पढ़ी, नंबर 1 अमाउंट रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा 40 या 50% ऑफ। अब देखो पहले पॉइंट में क्या था, अमाउंट रिसीव, एचआरए रिसीव। अगर एचआरए एचआरए की अमाउंट ही चेंज हो गई, पहले आपको एचआरए मिल रहा था अक्टूबर तक एचआरए मिल रहा था 4,000, फिर एचआरए चेंज कर दिया नवंबर से 1 नवंबर से 5,000 हो गया। ऑब्वियस है 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक एचआरए अलग कैलकुलेट करोगे और 1 नवंबर से 31 मार्च तक एचआरए अलग कैलकुलेट करोगे। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। दूसरा पॉइंट मतलब चेंज होने का फैक्टर कौन सा हो गया, रेंट पेड। रेंट आप पहले पे कर रहे थे, जहां पर भी किराए पे रहते थे वहां पर आप रेंट पे करते थे, पहले पे करते थे 5,000, अब पे कर रहे हो 8,000। अब पहले 5,000 पे कर रहे थे सपोज करो 31 जुलाई तक, उसके बाद 8,000 हो गया। अब 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कितना हो गया, अलग कैलकुलेशन होगी,
और 1 अगस्त से 31 मार्च तक अलग कैलकुलेशन होगी। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या था? 10% ऑफ सैलरी। सैलरी चेंज हो गई। सैलरी में 3 चीज़ें थी। सैलरी में 3 चीज़ें कौन सी थी? बेसिक चेंज हो गई, या डीए चेंज हो गया, या कमीशन। अब इनमें से कोई चीज़ चेंज हुई है, मतलब सैलरी चेंज हो गया, सैलरी की डेफिनेशन में सैलरी चेंज हो गई, तो फिर क्या होगा? आप अलग कैलकुलेशन करोगे। तीसरा और लास्ट क्या था? लोकेशन। लोकेशन पहले आप मेट्रो 40% और 50% वाला था ना लोकेशन का मतलब। अगर आपने लोकेशन चेंज कर दी, पहले आप मेट्रो सिटी में थे, अब आप नॉन मेट्रो में आ गए, या पहले नॉन मेट्रो में थे, अब मेट्रो में आ गए, तो फिर क्या होगा? फिर आप अलग से कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है? सैलरी चेंज हो गई, HRA रिसीव चेंज हो गया, रेंट पेड चेंज हो गया, या प्लेस चेंज हो गया, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना? इसलिए कोई भी चीज़ है उसको आसान तरीके से ज़्यादा याद करिए, ना कि उसको कॉम्प्लिकेटेड तरीके। राइट? अब आपको पहले कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, HRA की एग्जाम्पल करवाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। एग्जाम्पल फटाफट लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या है जी? मिस्टर एक्स employed in ABC Limited for monthly salary ₹20,000 per month। ठीक है जी। is entitled to receive ₹2,000 per month as HRA and DA ₹5,000 per month, 40% enter। right? he pay ₹5,000 per month as रेंट। ठीक है जी। और वो स्टे कहाँ पे कर रहा है? यहाँ पे एम्प्लॉई कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है जी। फाइंड टैक्सेबल HRA। ठीक है जी। टैक्सेबल HRA हमने निकालना है अब। तो चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्प्ट निकालेंगे। एग्जाम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्प्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या था? नंबर 1, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव कितनी हुई है बच्चों? अमाउंट रिसीव हुई है 2,000 पर मंथ। 2,000 इंटू 12, दैट इज 24,000। नंबर दो क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पे कितना है बच्चों? रेंट पे है 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ है, और 12 महीने का कितना हो गया? 60,000 रुपये।
माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब 10% ऑफ सैलरी निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट छोटा सा, इसका नाम क्या होगा, सैलरी। सैलरी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी थी बंदे की, बेसिक सैलरी थी उसकी 20,000 पर मंथ। ठीक है जी, 20,000 इंटू 12 दैट इज 2,40,000 प्लस डीए। डीए कौन सा, एंटर वाला। अब डीए कितना मिला है उसे, डीए मिला है 5,000 रुपये, बस 40% एंटर है। डीए 5,000 है, 5,000 पर मंथ है, इंटू 12, 60,000 हो गया साल का, और कितने परसेंट एंटर है, 40%। तो 60,000 का 40% हो जाएगा 24,000। तो 24,000 डीए एंटर वाला हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। कमीशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हमारी टोटल सैलरी हो जाएगी साल की 2,64,000। ठीक है जी, 2,64,000 हो जाएगी हमारी सैलरी। ठीक, अब 2,64,000 का 10% कितना होता है, 26,400। तो ये कितना हो गया, 60,000 माइनस 26,400 दैट इज 33,600, 33,600 रुपये। और तीसरा क्या था, 40 या 50% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पर क्या होगा, दिल्ली में रहता है, 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। ठीक है जी, 50% ऑफ सैलरी हो जाएगा। सैलरी कितनी थी उसकी, सैलरी थी 2,64,000। 2,64,000 का 50% होता है 1,32,000। ठीक है जी, विच एवर इज लेस इज एग्जाम्ड। विच एवर इज लेस कितना है, 24,000। ठीक है जी, विच एवर इज लेस कितना है, 24,000। तो एग्जाम्ड कितना हो गया हमारा, एग्जाम्ड बच्चों हो गया 24,000। ठीक है जी, 24,000 एग्जाम्ड हो गया। तो टैक्सेबल कितना हो गया, टैक्सेबल हमारा हो जाएगा बच्चों कितना, टैक्सेबल का क्या फॉर्मूला था, कैसे टैक्सेबल निकालते थे, रिसीव माइनस एग्जाम्ड। रिसीव कितना हुआ था, 24,000, एग्जाम्ड भी कितना है, 24,000। तो टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है जी, ये हमारा एचआरए का एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, जिसमें हमने क्या देखा कि आपको कैसे एचआरए की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी, अब एक एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं, कौन से वाला, जिसमें हम क्या देखेंगे, जिसमें चेंजेस आएंगे, बदलाव आएगा। किस चीज़ का बदलाव आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से फैक्टर में आपको मंथली कैलकुलेशन करनी है एचआरए की, मंथली कैलकुलेशन करनी है एचआरए की, राइट, कब चेंज होगा। ठीक है जी, तो चलिए नोट कीजिए जरा क्वेश्चन को फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर आर employed in KCC Limited for ₹25,000 per month and also receive the following payments. क्या क्या पेमेंट है, नंबर 1 है डीए
ये क्या है 60% एंटर, कितना डी है जी 5000 पर मंथ। एच आर ए कितना मिल रहा है जी 8000 पर मंथ, 8000 पर मंथ अप टू 30 नवंबर 2019 तक। ठीक है जी। और फिर है 10,000 पर मंथ 1 दिसंबर 19 से 31 मार्च 2020 तक। ठीक है जी। उसके बाद डीए हो गया, एचआरए हो गया। उसके बाद जो रेंट पे किया है एम्प्लॉई ने, रेंट पे किया है उसने, कितना पे किया है 6000 पर मंथ। ठीक है जी। रेंट उसने पे किया है 6000 पर मंथ पूरे साल के दौरान। और वो कहाँ पे रहता है मिस्टर राम, लोकेशन कौन सी है लुधियाना पंजाब। ठीक है जी। फाइंड टैक्सेबल एचआरए। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन हमारा है नंबर एक, हमें पेमेंट मिली है किस चीज़ की, नंबर एक पेमेंट मिली है सैलरी की 25,000 पर मंथ, 25,000 सैलरी पर मंथ मिली है। नंबर दो, हमें मिला है डीए, डीए कितना मिला है 5,000 पर मंथ। अब डीए में क्या है 60% एंटर है और 40% नॉन एंटर है। दूसरा मिला है एचआरए, एचआरए 8,000 पर मंथ है, कब तक है 30 नवंबर 2019 तक। इसका मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक अलग कैलकुलेशन होगी और 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक अलग कैलकुलेशन। ठीक। उसके बाद कितना हो गया 1 दिसंबर से कितना हो गया 10,000 पर मंथ हो गया। ठीक है जी। उसके बाद रेंट पे कितना है 6,000 पर मंथ है, रेंट पेड 6,000 पर मंथ है। और लोकेशन क्या है लुधियाना पंजाब, मतलब नॉन मेट्रो सिटी है। ठीक है जी। और हमें क्या करना है फाइंड करना है टैक्सेबल सैलरी। ठीक है जी। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले क्या निकालेंगे एग्जम्प्ट, एग्जम्प्ट लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका क्या करते हैं हम,